हम लोगों ने 1858 का पढ़ लिया था पूरा, डायआर्की फिनिश्ड हो गया था हमारा इसमें, ठीक है। और एक चीज और आप इसमें समझ लीजिए, इसमें एक चीज और करेगी थी, इसमें एक सचिव का पद, सचिव का पद भी इसमें स्टार्ट कर दिया गया था, सचिव, ठीक है, जिसके लिए 15 सदस्य, ठीक है, 15 मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया गया था जो सचिव के लिए काम करते थे, ठीक है। नया पद था ये, न्यू, ठीक है, सचिव बनाया गया था जिसमें 15 मेंबर्स जो इसके लिए काम करते थे, ठीक है। ये डायरेक्टली किसके लिए काम करता था? क्राउन के लिए, डायरेक्टली क्राउन के लिए काम करता था। एक्ट ऑफ 61, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि क्या हुआ था जब 1857 का जो हमारी क्रांति हुई थी, उसके बाद गवर्नर्स को, जो क्राउन था, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको ये लगा कि भारतीयों को, मतलब इंडियंस को, हमें अपने कार्यों में, वर्क में शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस तरीके का कोई जो है युद्ध होने लगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम पैदा होगी, आगे चल के हमें शासन करने में, हमें रूल करने में प्रॉब्लम होगी। तब उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहला काम इसमें क्या हुआ था, इन्होंने भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया, किसमें? नॉन गवर्नमेंट इंडियंस स्टार्टेड choosing non गवर्नमेंट वर्क, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट वर्क्स में इंडियंस को स्टार्ट कर दिया गया चूज करना, सिलेक्ट करना, ठीक है। इस एक्ट का सबसे बड़ा काम यही था, इस एक्ट का सबसे बड़ा काम यही था, ठीक है। इंडियंस को स्टार्ट करा इन्होंने क्या करने के लिए? अपने नॉन गवर्नमेंट वर्क में स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एक्ट ऑफ 1892 का एक्ट ऑफ 1892। ये क्या बताता है? ये बताता है कि किस तरीके से हमारे इंडियंस जो हैं वो वर्क करेंगे, और दूसरा क्या किया गया इसमें, नॉन गवर्नमेंट वर्क जो थे उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, बस इंक्रीज कर दी गई, ठीक है। इसका एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द मेंबर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट वर्क is increased, was increased, ठीक है, बढ़ा दिए गए, ठीक है, बढ़ा दिए गए इनके मेंबर्स, नॉन गवर्नमेंट वर्क के मेंबर्स बढ़ा दिए गए इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारा एक्ट जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बाद के सारे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जो भी हम लोग पढ़ेंगे उनको जरा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट ले लेना है तो आपको इसको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ठीक, देखिए हमारा एक्ट अगला है 1909 का, 1900 एक्ट ऑफ 1909, एक्ट ऑफ 1909। इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो एक्ट, ठीक है। इसको मार्ले मिंटो बोलते हैं, क्यों? इसमें मार्ले जो है, फर्स्ट जो है मार्ले जो है वो राज्य सचिव, मार्ले जो है वो राज्य सचिव है, ठीक है। स्टेट सचिव, और मिंटो जो है राय है। मिंटो कौन है? वायसराय है, ठीक है। मिंटो वायसराय है और मार्ले जो है वो स्टेट सचिव है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसीलिए इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं।
इसमें क्या हुआ था, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, आप समझिए, ये पहला है, ये दूसरा पॉइंट ये है, इसको मार्ले मिंटो पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार किसको कहा जाता है। तो उसमें एक्ट के नेम दे दिए जाएंगे, 1919, 1909, 1935, 1992। आपको दे दिया जाएगा 1892। ये सारे आपके ऑप्शन दिए हुए होंगे, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा तो कौन सा मार्ले मिंटो सुधार है, एक्ट है। ठीक है। इसका सेकंड है कि इसमें मुस्लिम्स जो थे, किया गया था अलग इलेक्शन करने के लिए। ठीक है, इनको मुस्लिम्स को अलग इलेक्शन करने के लिए इसमें वर्क दे दिया गया था कि अब मुस्लिम जो थे वो अलग इलेक्शन कर सकते थे और उनका इलेक्शन केवल और केवल मुस्लिम लोग ही देंगे वोट उनको। ठीक है, उसमें भारतीय जो हिंदू होंगे और अदर जो होंगे कम्युनिटी, वो किसी भी तरीके का उसमें वोट नहीं देंगे, केवल मुस्लिम्स ही अपना एक लीडर जो है वो चुन सकते थे। तो उसके लिए मुस्लिम्स को अलग निर्वाचन समिति मिल गई थी। ठीक है, स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, थर्ड नंबर क्या था, थर्ड नंबर इसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे यही दो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसमें पॉइंट। इसमें क्या है, मार्ले मिंटो है, इसमें मुस्लिम को अलग मिल गया था। ठीक है, सुधार करने के लिए। और इसका एक्ट 1919 का एक्ट आता है हमारा, 1900 एक्ट है। इसके बाद 1900 एक्ट ऑफ 1919, 1919 का एक्ट। ठीक है, 1919 का एक्ट। इस एक्ट को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं इसको, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। क्यों, इसको क्यों बोलते हैं ऐसा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट? क्योंकि मॉन्टेग्यू कौन है, मॉन्टेग्यू जो है वो स्टेट सचिव है और जो चेम्सफोर्ड है वायसराय है। ठीक है, भारत के वायसराय। मॉन्टेग्यू स्टेट सचिव है और चेम्सफोर्ड जो है वो वायसराय है, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट सबसे पहला, या कह सकते हो इसका दूसरा नंबर जो है, मैं पहला इसको मान लिया है, दूसरा नंबर इसका क्या होगा, यहां पर अभी मैंने आपको इसमें बताया था कि मुस्लिम्स को अलग इलेक्शन लड़ने की अनुमति मिली थी इसमें, तो अलग इलेक्शन लड़ सकते थे। इसमें नॉन मुस्लिम्स को छोड़कर, इंडियंस और मुस्लिम्स को छोड़कर कौन आ गए, सिख। ठीक है, एंग्लो इंडियन, और आपके ईसाई। ठीक है, ईसाई और ठीक है, इनको भी, सिख को, एंग्लो इंडियंस को, ईसाई को, इनको भी क्या मिले, क्रिश्चियन होते हैं ईसाई, क्रिश्चियन। इनको भी क्या मिला था, इनको भी अलग इलेक्शन लड़ने की अनुमति मिल गई थी। यहां पे ये भी अलग अलग इलेक्शन लड़ सकते थे। तीसरा नंबर क्या था, इन्होंने जो डायआर्की फॉर्म जो थी वो 1858 में, मैंने बताया था कि 1858 में डायआर्की को खत्म कर दिया गया था। डायआर्की मतलब क्या होता है, द्वैध शासन, उसको खत्म कर दिया था। यहां पर स्टेट में आप लोग जानते हैं, अभी आप लोग पढ़ते हैं, एक सेंट्रल होता है और एक होता है स्टेट। तो सेंट्रल में वहां पर क्या था, डायआर्की पहले चल रहा था, उसको खत्म करके यहां पर स्टेट में दोबारा से लगा दिया गया। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे, डायआर्की स्टार्टेड अगेन इन स्टेट। अभी हम थोड़ा सा डायआर्की को समझ लेते हैं, क्या होता है डायआर्की। मैं आपको यहां पे समझा देता हूं डायआर्की होता क्या है। ठीक है, डायआर्की मतलब द्वैध शासन।
डायआर्की में दो लोग होते हैं, दो पोर्शन, दो सरकार होती है, ठीक है। एक होती है आपकी सेंट्रल और एक होती है स्टेट। सेंट्रल का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है इनका, वर्क है मेक लॉज। क्या बनाते हैं ये, मेक लॉ, कानून बनाना। इनका काम क्या है, कानून बनाना। इसका भी काम क्या है, वर्क क्या है, इसका भी वर्क क्या है, मेक लॉ, कानून बनाना। कौन होता है इसमें, इसमें कौन होता है, इसमें वायसराय होता है। कौन होता है, वायसराय होता है। इसमें कौन होता है, इसमें गवर्नर आ रहा है ना आपको। देखिए डायआर्की है, इसमें सेंट्रल होता है और एक स्टेट होता है, सेंटर होता है और एक स्टेट होता है। तो इसका वर्क क्या होता है, लॉ बनाना। इसका भी वर्क क्या है, लॉ बनाना। इसमें कौन बनाता है लॉ, वायसराय। कौन होता है इसमें, वायसराय होता है। इसमें कौन होता है, गवर्नर होता है। इसमें इसके जो मेंबर्स होते हैं वो लॉ बनाते हैं, मेंबर्स ऑफ वायसराय, मेंबर्स ऑफ वायसराय। वायसराय के मेंबर्स होते हैं वो लॉ बनाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट किए जाते थे। आप जानते हैं इलेक्शन चलते हैं, इलेक्शन उस टाइम पे भी चलते थे। इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे वो लॉज बनाते थे, ठीक है। और इसके हाथ में क्या होता है, इसके हाथ में दो जो होते हैं पोर्शन होते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड में आपको यहां बता देता हूं। इसके हाथ में क्या होता है, स्टेट के हाथ में यहां पर दो पोर्शन और होते हैं। एक होता है आपका रिजर्व्ड, ठीक है, और एक होता है आप लोगों का ट्रांसफर्ड। रिजर्व्ड होता है और ट्रांसफर्ड होता है। रिजर्व वर्क क्या होता है, रिजर्व वर्क होते हैं इसके लिए जो रिजर्व रहते हैं, ठीक है। और ट्रांसफर्ड वर्क क्या होते हैं, जिसको हस्तांतरित बोलते हैं हम हिंदी में। हस्तांतरित काम क्या होते हैं, ऐसे काम जो स्टेट गवर्नर करेगा और वो इंफॉर्मेशन किसको देगा, वायसराय को देगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं डायआर्की। दिस इज कॉल्ड द डायआर्की। ये डायआर्की दोबारा से स्टार्ट कर दिया गया था। किसमें स्टार्ट किया गया था, स्टेट में, ठीक है। स्टेट में स्टार्ट किया गया था डायआर्की। और इसी के आसपास मैंने आप लोगों को, लेकिन ये आप लोग ध्यान रखिएगा 1991 का स्टार्ट तो हुआ था, बस ये लागू कब हुआ था, वर्क में कब आया था, ये कम इन वर्क, फोर्स में कब आया था या वर्क में कब आया था, तो ये 1921 में आया था वर्क, ठीक है। काम में कब आया था ये, मतलब वर्क कब स्टार्ट हुआ था इसका, 1921 से स्टार्ट हुआ था। आया तो 1991 में था, स्टार्ट कब हुआ था, 1921 में। तो यहीं पे ये आप डायआर्की यहां पर समझ गए होंगे। डायआर्की क्या होता है, डायआर्की दो होते हैं, जहां पे वायसराय होता है, यहाँ गवर्नर होता है, यहाँ मेंबर्स होते हैं वायसराय के, और यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके आगे का अब हम लोग चलते हैं 1935 पर। देखिए हम लोगों ने 1999 का पूरा हम लोगों ने, मैंने आपको समझाया था कि दस शासन क्या होता है, डायआर्की लॉ क्या होता है। यहां पे क्या स्टार्ट करा था इन्होंने, दस शासन स्टार्ट किया था स्टेट में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला एक्ट ऑफ 1935, एक्ट ऑफ 1935, 1935 का एक्ट। इसमें सबसे मेन बात क्या थी, सबसे बड़ी चीज आप लोग ये समझिए कि 1935 का जो एक्ट था, इससे हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत मदद मिली थी, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें इसमें थी जो हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत काम आई थी। सब कुछ इसमें था, बहुत कुछ था इसमें,
जैसे कि आप लोग समझ लीजिए, इसके अंदर 321 आर्टिकल्स थे, 321 आर्टिकल्स, और 10 अनुसूची थी इसमें, 10 अनुसूचियां थी इसमें। धाराएं समझते हैं आप, धाराएं होती हैं, तो 321 धाराएं थी, कोड थे इसमें, और 10 अनुसूचियां थी, शेड्यूल थी इसमें। जो है 10 अनुसूची हम लोग चलन देखते हैं ना हमारे भारत में के, उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं टोटल, 12 हैं। तो इसमें ही 10 थी पहले से ही। और दूसरी चीज क्या इसमें इन्वॉल्व की गई थी? दूसरी चीज आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ स्टेट के वर्क होते हैं, कुछ सेंटर के वर्क होते हैं, कुछ दोनों के वर्क होते हैं। उसके लिए एक शेड्यूल है, 7th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल है, उसमें हमारा पोर्शन है, जिसमें एक आपका स्टेट लिस्ट है और एक आपकी सेंट्रल लिस्ट है और एक कॉन्करेंट लिस्ट है। स्टेट, सेंट्रल और कॉन्करेंट, इन तीनों लिस्ट में अलग अलग दिया गया है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के लिए जो वर्क है उनकी पूरी सूची है, टोटल है, और जो हमारा सेंट्रल है उसके लिए अलग है, और एक कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट में दोनों के लिए जो चीजें हमारी इन्वॉल्व हैं वो हमारी यहीं से ली गई है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था इसका? सबसे पहला पॉइंट आप लोग समझ लीजिए 1935 वाले एक्ट में कि कोड्स कितने थे? कोड्स 321 कोड्स थे इसमें, और शेड्यूल कितनी थी? 10 शेड्यूल थी इसमें। ठीक है, कोड होते हैं धाराएं, शेड्यूल होती हैं अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां थी, 321 कोड थे, 321 धाराएं थी इसमें। तो इन्हीं को ही हमारे संविधान में लागू कर दिया गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया जब गया तो इनसे बहुत मदद मिली। टोटल यहां से 10 अनुसूचियां उठा के उसमें रख दी गई थी। ठीक है, दूसरा आपका पोर्शन क्या था इसमें? दूसरा पोर्शन ये था कि इसमें वो बनाई गई थी, सबसे पहली लिस्ट कौन सी थी आपकी? 3 लिस्ट थी इसमें। सबसे पहले थी आपकी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपका कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट थी हमारी। ठीक है, तो 3 लिस्ट थी। इस सेंट्रल लिस्ट में जो भी विषय, जो भी सब्जेक्ट इनके थे, सेंट्रल के जो संघ काम करता, केंद्र काम करता, उसके लिए का था, और स्टेट लिस्ट में स्टेट जो काम करता वो स्टेट के लिए था, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के लिए था। ठीक है, और तीसरी पॉइंट क्या था इसमें? इन्होंने क्या किया? डायआर्की को फिनिश कर दिया। फिनिश द डायआर्की इन स्टेट, स्टेट में डायआर्की फिनिश कर दी, एंड स्टार्टेड इन सेंट्रल। स्टेट में डायआर्की खत्म कर दी और सेंटर में डायआर्की स्टार्ट कर दी इन्होंने। ठीक है, स्टेट में खत्म और सेंटर में स्टार्ट। 4th पॉइंट क्या था इसका? डायआर्की के बारे में आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूं। ठीक है, स्टेट में क्या है? 4th पॉइंट क्या था इनका? 4th पॉइंट था एक जो हमारा होता है मुद्रा और साख, क्रेडिट और मनी, उसको किस तरीके से वर्क करवाना है, तो उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया गया। ठीक है, मेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां स्टार्ट कर दी। ठीक है, यहां पर मेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला पॉइंट क्या था इसका? कोड स्टार्ट करें, तो मैं इसको दोबारा रिवाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 321 कोड थे, 10 इसमें शेड्यूल थी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट बनाई गई थी, लिस्ट इसी में थी।
फिनिश द डायरार्की इन स्टेट एंड स्टेट स्टार्टेड इन सेंटर, सेंटर में स्टार्ट कर दी गई थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया गया था इसमें, किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए। किस चीज को? मुद्रा और साख को, मनी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया गया था। ठीक है, तो इसके मेन पॉइंट ये 4 थे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट और बिल्कुल खत्म करते हैं। यहां पर हम लोग क्राउन का शासन भी यहां पर खत्म होता है। एक्ट ऑफ 1947, जिसको हम इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोलते हैं। इसको इंडिपेंडेंस एक्ट भी बोलते हैं। यहां पर क्या हुआ था? 20 जुलाई को, सॉरी 20 मार्च को, 20 मार्च को, 20 मार्च 1946, 20 मार्च 1946 में एक बात बोल दी गई थी कि 30 जून 1947 को, 30 जून 30 जून 1947 को इंडिया will be in British rule। मार्च 1946 में क्या बात कही गई थी कि 30 जून 1947 में इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से इंडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया। और ये बात किसने कही थी? क्लीमेंट एटली ने। किन्होंने कहा था? दिस वॉज सेड बाय क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो थे, जो हमारे, ये क्लीमेंट एटली कौन थे? क्लीमेंट एटली क्राउन पे, जो हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड के राजदूत थे ये। ठीक है, वहां के राजा थे क्लीमेंट एटली। ठीक है, 20 मार्च 1946, 30 जून 1947 को इंडिया को ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश के अधिकार से क्या है वो फ्री कर दिया जाएगा, ये बात बोली गई थी। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट यहां पे एक 3 जून रिपोर्ट ऑफ 3 जून 1946, रिपोर्ट ऑफ 3 जून 1946, इसको माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। इसमें क्या था? इसमें भारत देश को 2 भागों में डिवाइड करने की बात कही गई थी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। सेट टू डिवाइड इंडिया in Pakistan and India। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें कही गई थी। और इसके बाद पॉइंट क्या था? इसके बाद हमारे भारत में तब तक ब्रिटिशर्स, मैं आपको बोल देता हूं, वो चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। भारत में ब्रिटिश शासन तब तक चलता रहेगा जब तक कोई हमारे भारतीय जो हैं वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार नहीं कर लेते हैं और दिखा नहीं देते हैं। तो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब बनकर तैयार हुआ था? हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तब तक थोड़ा सा ब्रिटिशर्स ने अपने रूल्स जो थे वो इनको दे दिए थे कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने देश को अभी चला सकते हो। और 15 अगस्त
15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिल गई थी और हमारा देश आजाद हो गया था और हम लोग अपने देश में आजादी मनाने को तैयार थे। अब यहां पर एक चीज और थी, वायसराय का पद खत्म कर दिया गया था। वायसराय का पद खत्म कर दिया गया और हमारे देश में गवर्नर का पद फिर से स्टार्ट कर दिया गया था, जो आज भी आप लोग देखते हैं स्टेट में गवर्नर का पद मिलता है आपको, जिसको राज्यपाल हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। ठीक है, राज्यपाल हमारे भारत में चलता है स्टेट्स में, जैसे यूपी का राज्यपाल हो गया, हमारा मध्य प्रदेश का राज्यपाल हो गया। इन सबके राज्यपाल क्या होते हैं, किसी 2 स्टेट का एक राज्यपाल भी हो सकता है। ठीक है, उस चीज के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब राज्यपाल के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये पूरा क्राउन शासन यहीं पर फिनिश होता है, यहाँ पर हमारा देश आजाद होता है और क्राउन शासन को खत्म किया जाता है। ठीक है, तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो आप लोग बताइएगा जरूर, कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या कमी थी, क्या परेशानी थी, आप जरूर बताइएगा मुझे, कमियों को मैं ठीक करूं। ठीक है, और जितना हो सके आप इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपको अगर इसमें फायदा है तो आप हो सकता है दूसरों को भी फायदा दे सकें। कम समय में अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कम समय में अच्छा रिवीजन आप लोगों को करा रहा हूँ। ये रिवीजन आप लोगों के छोटे छोटे बहुत अच्छे एग्जाम के लिए काम में आएगा। ठीक है, और साथ साथ यूपीएससी में तो है ही है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें अगर हमें पता होती हैं तो हम लोग किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग दूसरों को भी पढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हो सके तो इस वीडियोस को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।